इनकम टैक्स लॉ में जो हमारा चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी चल रहा है। पार्ट 1 में हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ अगले उससे अगले जो पार्ट 1 में किए थे उससे नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, कैसे क्या होगा सिस्टम सब कुछ। तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आता है फर्दर आरपीएफ, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये मैं आपको ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने से पहले प्रोविजन बता देती हूँ कि क्या प्रोविजन होता है, और उससे भी पहले जरा ये कर लेते हैं कि ये जो आरपीएफ यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली प्रोविडेंट फंड होता क्या है। आपने अक्सर सुना होगा कि रिश्तेदारी में जैसे कि अगर किसी की सैलरी बता रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसमें हम अक्सर क्या देखते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि 20,000 रुपये तनख्वाह उसकी, कट कटा के उसे 15 मिल जाती है ना, एज अ फ्रेशर अगर कोई जॉब कर रहा है, या अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब पे सिलेक्शन हुआ है तो जो उसे एक्चुअल सैलरी मिल रही होती है, जैसे कि अगर इन हैंड उसे 50,000 रुपये मिल रही है तो उसकी सैलरी 70-80 हज़ार रुपये आराम से होती है ना, 62-65,000 ऐसे। तो जो ये वर्डिंग बोली जाती है, जैसे कि मैं जो अपनी स्टार्टिंग सैलरी है प्राइवेट जॉब में जो मिलती है 20, 25, 18 वो लेके चलती हूँ। ठीक है, आप वहाँ पे रेजोनेट कर पाओगे अच्छे से। तो कहते हैं जी कि वैसे तो उसकी सैलरी 25,000 है, लेकिन कट कटा के ना उसे 20,000 मिलती है। तो कट कटा के क्या है, वो ही उसी को ही हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी की सैलरी उसे इन हैंड 20,000 मिल रही है। ठीक है, 20,000 उसे इन हैंड मिल रही है। तो जितनी उसे ये इन हैंड मिल रही है, डेट इज 20,000, उसकी एक्चुअल में इतनी सैलरी नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। उसका जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो बॉस है जिसके अंडर वो काम कर रहा है, उसकी प्रोविडेंट फंड में 2,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन वो करता होगा और 2,000 रुपये इसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉय की तरफ से। तो जो ये पैसे मिलते नहीं आपको, मगर आपके कटते हैं, जितने आप कंट्रीब्यूशन करते हो प्रोविडेंट फंड में उतना ही आपका एम्प्लॉयर करता है। और ये अमाउंट आपको मंथली सैलरी में नहीं दिया जाता, ये बिल्कुल जब लास्ट में आप जॉब लीव करते हो या रिटायरमेंट के टाइम पे, फिर वो आपका जो पीएफ है वो इकट्ठा हो जाता है और फिर आपको दिया जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो उसकी टोटल सैलरी होगी 24,000, है ना, 24,000 होगी उसकी टोटल सैलरी। उसे उसका जो 2,000 है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है और 2,000 रुपये ही एम्प्लॉयर उसके रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है। ठीक है, इस वाले प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है। तो ये लगा लो एम्प्लॉय डाल रहा है और ये एम्प्लॉयर। तो ये तो मीनिंग था आरपीएफ का कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड को भी छोड़ो, प्रोविडेंट फंड समझो। सिर्फ क्या है कि जब जो एम्प्लॉय है वो भी उसका जो प्रोविडेंट फंड है उसमें कंट्रीब्यूशन करता है और सेम उतना ही अमाउंट जितना एम्प्लॉय डाल रहा है उतना ही उसका एम्प्लॉयर जहाँ पे वो काम कर रहा है, जो भी कंपनी है, उतने ही अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करती है प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रोविडेंट फंड। तो इसमें जो प्रोविजन है वो आपके बुक में ना चार्ट दिया होगा, टेबल दिया होगा। तो ऑब्वियसली मैं आपको वो टेबल तो रटवाने नहीं वाली, उसमें से जो काम की चीजें हैं और मेन जो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या हुई है, यूज हुई है, वो ही प्रोविजन मैं आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, मैं वो नहीं हूँ कि मैं पहले आपको प्रोविजन बता दूं फिर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे लेके आऊँ। ठीक है, मेरा वो हिसाब नहीं है। मैं साथ के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको प्रोविजन समझाती हूँ। तो जो प्रोविजन है हमारा वो क्या कहता है कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय का स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा वो तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एग्जम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, टैक्सेबल नहीं होगा, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एग्जम्प्टेड हो जाएगा।
और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 12% तक क्या रहेगा आपका एग्जम्प्टेड, सिर्फ और सिर्फ 12% तक। इससे जितना एक्सीड करेगा, 12% से जितना एक्सीड करेगा वो उतना टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन 12% तक तो एग्जम्प्ट रहेगा। तो हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल के आया कि जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, या इसमें कंट्रीब्यूशन कितना ही हो सकता है ना, 5-5 हज़ार का भी हो सकता है, 10-10 हज़ार का भी, 2-2 हज़ार का भी, 3-3 हज़ार का भी। तो मैंने तो एग्जांपल लिया। तो कहता है कि जो एम्प्लॉय कर रहा है ना, एम्प्लॉय, वो उसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा एग्जम्प्टेड, टैक्सेबल है ही नहीं है। ये कहते हैं कि जी 12% तक एग्जम्प्टेड है, इससे जितना एक्सीड करेगा ना उतना टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है प्रोविजन में इसमें, फिर एक बात और कहता है कि जो इंटरेस्ट, किसी तरह का इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा, किसमें, एक्यूमुलेटेड बैलेंस में। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। किसी तरह का इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा रहा है एक्यूमुलेटेड बैलेंस में, तो वो 9.5% तक तो टैक्सेबल नहीं है, इससे जितना एक्सीड करेगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रोविजन निकल के आया हमारा, एम्प्लॉयर का, किसका, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर का जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, वो सिर्फ और सिर्फ 12.5% तक क्या होगा, एग्जम्प्ट होएगा। इससे जितना एक्सीड करेगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा। इसका तो कोई रोल है ही नहीं, ये तो पूरा क्या होगा, एग्जम्पशन मिलेगी इसमें, ये टैक्सेबल ही नहीं है। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल ही नहीं है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है, लेकिन 12% तक एग्जम्प्टेड है। उससे जितना एक्सीड करेगा, उससे जितना ओवर जाएगा उतना वो टैक्सेबल हो जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा रहा है एक्यूमुलेटेड बैलेंस में, वो सिर्फ और सिर्फ 9.5% तक एग्जम्प्टेड है। इससे जितना एक्सीड करेगा, जितना क्वेश्चन में दिया होगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 9.5% तक ही एग्जम्पशन है सिर्फ। देखो जी, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द taxable amount of annual accretion to RPF if following information is provided by assessee। ये प्रोवाइडेड के आगे बाय एसएससी लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, आपको व्हाइट बोर्ड में दिखाई नहीं दे रहा, बस वो बाय एसएससी ही कट रहा है। तो कहते हैं कि जी कैलकुलेट करो टैक्सेबल अमाउंट एनुअल एक्रीशन टू आरपीएफ दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसकी टैक्सेबल वैल्यू निकालो, टैक्सेबल अमाउंट निकालो, अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, देखो जी, पहला कहता है कि पे एट द रेट 40,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये आपको बेसिक पे दी हुई है, इसको बेसिक सैलरी भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये बेसिक सैलरी के रूप में मिलेगा, पे के रूप में मिलेगा, बेसिक पे, तो एक ही बात है। तो कहते हैं कि जो इसकी पे है वो 40,000 रुपये महीना है, यानी कि जो इसको इन हैंड, जैसे फलानी की नौकरी लगती है तो हम बोलते हैं ना कि 30,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, फ्रेशर है तो 20,000 रुपये कमा रहा है या 18,000 रुपये, तो वो उसी को पर्टिकुलर उसी को हम बेसिक सैलरी बोलते हैं या फिर बेसिक पे बोलते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि कमीशन रिसीव्ड हो रहा है उसे, कमीशन रिसीव्ड बाय हिम ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। अच्छा, एक चीज और इसमें प्रोविजन में, ये मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा उसका 12% तक एग्जम्प्टेड है, बाकी जितना एक्सीड करेगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12% किसका एग्जम्प्टेड है, सैलरी का। ठीक है, 12% एग्जम्प्टेड है सैलरी का, एग्जम्पशन है सैलरी की, 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट हो जाएगा। और जो ये मैंने बताया कि जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है एक्यूमुलेटेड बैलेंस में वो 9.5% तक एग्जम्प्टेड, ऐसे ही बताया मैंने आपको। तो ये किसका 9.5%, 9.5% किसी का करोगे भी ना, 9.5% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का क्या मतलब है, सैलरी में कौन सी अमाउंट लोगे आप। तो यहाँ पे जो सैलरी का मीनिंग है वो है बेसिक सैलरी
ठीक है, BS मतलब बेसिक सैलरी प्लस DA जो एंटर वाला होगा, DA मतलब डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन जो टर्नओवर बेसिस वाला होगा। ठीक है, तो सैलरी जो ये 9.5% सैलरी का करोगे या फिर 12% सैलरी का करोगे, है ना, एग्जम्पशन दोगे ना 12% तक। इंटरेस्ट अगर क्रेडिट हो रहा है तो 9.5% तक एग्जम्प्ट करोगे। किसका 9.5% सैलरी का, किसका 12% सैलरी का। तो इस सैलरी में क्या चीज लोगे आप, एक तो बेसिक पे या बेसिक सैलरी ले लोगे, प्लस उसमें जो डियरनेस अलाउंस दिया होगा वो भी एंटर वाला। अगर आपको सिंपल DA दिया हुआ है तो आप इस वाली सैलरी में उसको इंक्लूड नहीं करोगे अगर सिंपल DA दिया हुआ है तो। कमीशन लोगे आप सिर्फ टर्नओवर वाला, ठीक है जी, कमीशन लोगे सिर्फ टर्नओवर वाला। अगर सिंपल कमीशन दिया हुआ है तो वो भी नहीं लोगे। तो ये क्या है, सैलरी का मीनिंग है किसके लिए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए, RPF के लिए सैलरी का ये मीनिंग रहेगा आपका। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो इसमें कहता है कि बेसिक पे दी हुई है आपको ये बेसिक सैलरी, ठीक है, कमीशन दिया हुआ है, कमीशन उसे रिसीव्ड हो रहा है टर्नओवर बेसिस पे, कमीशन रिसीव्ड बाय हिम ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम 1,36,000। ठीक है जी, तो इस लाइन से ये तो क्लियर है कि सिंपल कमीशन तो नहीं दिया हुआ आपको, कमीशन जो दिया हुआ है वो टर्नओवर बेसिस वाला दिया हुआ है। फिर कहता है तीसरा पॉइंट कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है RPF में, एम्प्लॉयर का, ठीक है, एम्प्लॉय का नहीं कह रहा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है जो RPF में वो 13% है, 13% ऑफ सैलरी। तो कहते हैं कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है RPF में वो 13% कर रहा है सैलरी का। तो आपने प्रोविजन में पढ़ा कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, हाँ जी, वो टैक्सेबल होता है, बिल्कुल होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल, लेकिन 12% तक टैक्सेबल नहीं होता वो, 12% तक तो वो एग्जम्प्ट होता है। क्या रहेगा जी, 12% तक एग्जम्प्ट रहेगा, उससे जितना एक्सीड करेगा, जितना ओवर जाएगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसमें 12% तक एग्जम्पशन है और इसमें ये 13% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसके रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे अभी निकाल के दिखाऊंगी। चौथा पॉइंट कहता है, अभी क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर। कहते हैं कि जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बैलेंस में वो कितना किया जा रहा है, 12%। ठीक है, अभी ये आपको 12% जो दिया हुआ है ना, कहते हैं RPF बैलेंस एट द रेट 12% इज 64,000। तो कोई अमाउंट थी उसका 12% निकाल के ये 64,000 दिया हुआ आपको। ठीक है, जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा रहा है RPF के बैलेंस में, पहली बात तो कह रहे हैं कि 12% किया जा रहा है और कितना किया जा रहा है, 64,000। अभी 64,000 12% करके आया, कोई अमाउंट थी यहाँ पे उसका 12% किया, आपके पास 64,000 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है। देखो जी कैसे निकलेगा क्वेश्चन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF कितना, एट द रेट 13%। तो ये चीज तो मैंने क्वेश्चन में से ही उठाई है ना। देखो क्या कह रहा है कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 13%, किसका, सैलरी का 13%। अब आप ये बोलोगे कि डायरेक्ट थर्ड पॉइंट क्यों लिखा, डायरेक्ट थर्ड पॉइंट क्यों लिखा सोल्यूशन में। ये पहला पॉइंट 40,000 पे महीना जो उसकी बेसिक पे है, इसका ये क्यों नहीं लिखा, इसका क्या करना है, कमीशन क्यों नहीं लिखा। तो ये तो जो बेसिक सैलरी है हमारी, कमीशन है, ये तो इस सैलरी में यूज होंगे ना, इस वाली सैलरी में, है ना, जो हमने 12% एग्जम्प्ट करना है सैलरी का, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसका जो 12 एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन 12% तक कोई टैक्स नहीं है, 12% तक एग्जम्पशन दी हुई है। तो ये जो कमीशन और पे है वो यहाँ यूज होंगे ना, जब हम इसकी प्रोविडेंट फंड की सैलरी निकालेंगे। प्रोविडेंट फंड के लिए जब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो उस सैलरी में ये जो बेसिक पे है, कमीशन है आपका, ये यूज होएगा। बताइए ना मैंने अभी आपको, ये RPF की सैलरी है,
आरपीएफ कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, फिलहाल तो देखो आप, मैंने ये क्वेश्चन में से ही उठाया, कहता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है कितना, 13% सैलरी का। अब ये सैलरी कौन सी उठाओगे आप, मैंने अभी बताया आपको, ये आरपीएफ का क्वेश्चन है। अभी बताया मैंने आपको कि जो आरपीएफ के लिए जो आपकी सैलरी आएगी वो कैसे आएगी। बेसिक सैलरी अगर क्वेश्चन में दी हुई है वो ले लोगे, डीए अगर एंटर वाला दिया हुआ है, डियरनेस अलाउंस अगर एंटर वाला दिया हुआ है तभी लोगे, कमीशन और अगर टर्नओवर बेसिस वाला दिया हो तभी लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। तो यहाँ पे मैं करके बता रही हूँ आपको, देखो ये बेसिक पे बोल लो इसको, बेसिक सैलरी कुछ भी कह लो, पे कह लो, एक ही बात है। तो 40,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना इंटू 12, है ना, इंटू 12 तो करोगे ही, क्योंकि महीने के हिसाब से आपको सैलरी दी हुई है 40,000 रुपये। तो इंटू 12 कर दिया तो मेरे ये पर एनम साल की निकल गई। अच्छा जी, मैंने बेसिक सैलरी तो ले ली, फिर मैं डीए चेक करूंगी, क्या मुझे यहाँ पे डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, मेरे को डीए दिया ही नहीं हुआ। तो जो दिया नहीं हुआ तो उसको छोड़ो, आगे कमीशन चेक करो, कमीशन लेना है, कौन सा लेना है, टर्नओवर बेसिस वाला, सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर बेसिस वाला। तो चेक करो क्वेश्चन में जो आपको कमीशन दिया हुआ है वो सिंपल दिया हुआ है, टर्नओवर बेसिस वाला दिया हुआ। कहता है कि जो कमीशन रिसीव्ड बाय हिम ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम, कहता है कि जो कमीशन रिसीव कर रहा है वो टर्नओवर बेसिस पे अचीव कर रहा है, कितना, 1,36,000, 1,36,000। इसको प्लस कर दो आप, 0,00616, 6,16,000। तो आपकी सैलरी कितनी आ गई, 6,16,000। इसका करोगे अब 13%, इसका 13% करोगे, ये सैलरी निकाल के दिखा दी मैंने आपको। तो कितनी आई अपने पास सैलरी, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, है ना, 6,16,000। अब आपको बीकॉम में हो या ग्रेजुएशन बीबीए जिसमें भी हो, उसमें कैलकुलेटर्स तो अलाउड होते हैं। 6,16,000 का सिंपल 13% कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 80080। ठीक है, 80,080, 80,080। अब इसमें एग्जम्पशन देनी है जी। कहता है कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो टैक्सेबल तो है, लेकिन 12% तक एग्जम्पशन दी हुई है प्रोविजन में। लॉ ने, जो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने 12% तक सैलरी का 12% एग्जम्पशन दी हुई है अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अगर 12% से एक्सीड कर रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसकी एग्जम्पशन निकाल लेते हैं हम। अब आपको पता है एग्जम्प्टेड है जी 12%, सिर्फ किसका, सैलरी का। सैलरी आपको पता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी आपने ये लेनी है, ये, ठीक है जी। तो सैलरी तो हमने पहले भी निकाली थी, सैलरी तो हमने जब ये 13% सैलरी का किया, जो हमारा करके 80,080 आया, सैलरी तो हमने इसमें भी निकाली थी, तो भी निकालने की जरूरत है नहीं है जी, वही आएगी 6,16,000। मतलब तो वही है ना, निकाल तो हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ही रहे हैं ना, उसकी एग्जम्पशन निकाल रहे हैं। तो आरपीएफ जब कैलकुलेट करोगे उसमें सैलरी यही जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखो सैलरी का 12%, सैलरी आपकी आप निकाल चुकी हो 6,16,000 आई, उसका आप 12% अगर करोगे तो ये आपका 7,3920 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने माइनस में क्यों लिखा, ब्रैकेट्स में क्यों लिखा माइनस में, क्योंकि ये तो एग्जम्पशन है ना, ये तो क्या है, ये एग्जम्पशन है, तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस हो गया, जितना बाहर जाएगा वो टैक्सेबल होएगा, ठीक है। तो 80,080 में से 73,920 अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 6,160, 6,160, ठीक है। ये प्रोविजन को अपना साइड में रखो, ये अपना क्वेश्चन चल रहा है जो मैं ब्लू पेन से लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन अपना चल रहा है, ये प्रोविजन है जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है, ठीक है जी। इतना हो गया। आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो बेसिक सैलरी है और कमीशन है, ये तो ये आरपीएफ कैलकुलेट करते टाइम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पहला पॉइंट
एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में उसमें यूज होगा, उसमें यूज होगा इसका बेसिक पे और कमीशन का, और जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा उसमें इन दोनों का यूज होगा, है ना, इसका सैलरी का। तो उनको तो हमने छेड़ना ही नहीं, वो तो इसके अंदर ही इंक्लूड हो रहे हैं। अब आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना, 12%। तो कितना है 64,000। अभी ये वाली अमाउंट हम यहाँ अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। ये वाली अमाउंट अंदर लिख रही हूँ मैं, और ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, यहाँ पे ये फाइनल अमाउंट चल रही है हमारी, ठीक है, ये फाइनल अमाउंट चल रही है। तो यहाँ पे 12% इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, कितना, 64,000। तो ये जो आपको 64,000 दिया हुआ है ना, ये कोई अमाउंट थी, उसका 12% ऑलरेडी करके दिया हुआ है। हमने इसमें से एग्जम्प्ट करना है जी। इंटरेस्ट क्रेडिटेड एग्जम्प्टेड होता है सिर्फ 9.5% तक, इससे जितना एक्सीड करेगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये एक्सीड कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, ये 2.5% कर रहा है अगर देखा जाए कैलकुलेशन के हिसाब से, तो 2.5% एक्सीड कर रहा है। तो देखो इसका कैसे निकालोगे आप। अब इसमें भी आपने एग्जम्प्ट करना है। लिखने का तरीका देख लो, इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चन कैसे होंगे, यहीं से वे बना लो कैसे क्वेश्चंस निकलेंगे। अब हमने सिर्फ 9.5% एग्जम्प्ट करना है। ये 64,000 आपको 12% दिया हुआ है, ये 64,000 कोई वैल्यू थी, उसका 12% किया और 64,000 आ गया। तो ये आपका 64,000 क्या है, 12%। इसमें से 9.5% एग्जम्प्ट करना है। तो मैंने 9.5% ऊपर लिख दिया और 12% नीचे लिख दिया। अब जिसको कैलकुलेशंस जिसको समझ में आ गई कैलकुलेशन, वो तो आगे स्किप कर दे वीडियो 20-30 सेकंड के लिए। जिसको ये कैलकुलेशन समझनी है कि 9.5% ऊपर कैसे आया और 12% नीचे कैसे आया, तो वो स्किप ना करे, वो देखे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ना किसी का जो सीटीसी है ना, एनुअल सैलरी पर एनम सैलरी, वो 3 लाख है, तो मैं कह रही हूँ कि मुझे ना, ये मैंने बोला कि सीटीसी किसी का एग्जाम्पल है ये। अब ये जो 3 लाख है ये पूरे साल की तनख्वाह है सीटीसी, है ना। मैंने बोला कि ना इसमें से मुझे 8 महीने की सैलरी निकालनी है, सिर्फ 8 महीने की। तो मुझे ये पता है कि ये जो मुझे सैलरी दी हुई है 1 साल की दी हुई है, 1 साल की मतलब 12 महीने की दी हुई है। तो अगर मुझे 8 महीने की निकालनी है ना, तो मैं 8/12 कर दूंगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये 12 महीने की सैलरी थी, आपको पता ना 1 साल की, 1 साल का सीटीसी था ये, 1 साल यानी कि 12 महीने की सैलरी थी 3 लाख। तो मुझे 8 महीने की अगर निकालनी है तो मैंने 12 को नीचे रखा। 12 को मैंने नीचे क्यों रखा, क्योंकि ये मुझे 12 मंथ्स की सैलरी दी हुई है, तो जो मुझे गिवन है वो तो मैंने नीचे रख लिया यहाँ पे, और जो मुझे निकालना है दैट इज 8 मंथ की सैलरी, जो मुझे कैलकुलेट करनी है वो मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया। ठीक है, ऐसे ही निकालोगे ना आप। अगर साल की सैलरी दी हुई है, 5 महीने की निकालनी है या 6 महीने की निकालनी है, तो 6/12 कर दोगे। आपको ये पता है कि 12 महीने की सैलरी है, 6 महीने की निकालनी है, तो 6/12 कर दोगे। तो ऐसे ही तो मैंने इसमें किया। ये जो 64,000 आपको दिया हुआ है, ये 12% दिया हुआ है। कोई अमाउंट थी, उसका 12% किया, 64,000 आ गया। अब आपको प्रोविजन ये कहता है, प्रोवाइजो में ये है कि जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है आरपीएफ में या एक्यूमुलेटेड बैलेंस में, वो 9.5% तक सिर्फ एग्जम्प्टेड है, जितना एक्सीड करेगा उतना टैक्सेबल है। ठीक है, अब ये आपको 12% दिया हुआ है ऑलरेडी। ये अमाउंट कोई अमाउंट थी, उसका 12% किया और 64,000 आ गया। तो आपको ये पता है कि ये जो 64,000 है 12% है, तो 12% को इसलिए नीचे रखा, और 9.5% निकालना है तो 9.5% को ऊपर रख लिया। ये इसका लॉजिक है कैलकुलेशन का। ठीक है, तो अगर आप 64,000 का 9.5% निकालोगे, जो कि आपको 12% दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 50,667। ठीक है, ये पॉइंट्स में आएगा, तो मैंने ये आएगा आपका 50,667
66.666, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, 7 लिख दिया मैंने। तो ये आपका एग्जम्पशन अमाउंट आई है, ठीक है, एग्जम्पशन। और टैक्सेबल कितना था, मतलब टैक्सेबल नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट क्रेडिट कितना हो रहा था एक्चुअल में 64,000, लेकिन ये पूरा तो टैक्सेबल होगा नहीं, इसमें से 9.5% की एग्जम्पशन भी देनी है। 9.5% किसका करोगे, सैलरी का। नहीं, इसमें ये सैलरी का कोई लॉजिक नहीं है। सैलरी सिर्फ इसका 12% जब आप करोगे ना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन निकालोगे, 12% इसमें लोगे आप सैलरी 6,16,000। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, ये हटा दो, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 9.5% क्या करना है, एग्जम्प्ट करना है। किस में से एग्जम्प्ट करना है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा, 12%, 13%, 14%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जम्पशन निकाल दोगे तो ये टैक्सेबल बाहर कितना आ जाएगा आपका, 13,333, ठीक है। ये प्रोविजन में इसलिए नहीं रब कर रही क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पे आपको स्विच करना पड़ रहा है। तो ये आपके यहाँ पे फाइनल अमाउंट्स जा रही है, ठीक है। मैं ये इसको हटा देती हूँ, ठीक है। ये आपकी क्या जा रही है, फाइनल अमाउंट्स। अभी फिर आप क्वेश्चन में देख लो कुछ बचा। हमने पे और कमीशन सैलरी के अंदर यूज कर लिया। जब हमने 12% सैलरी का किया तो हमने इसमें सैलरी का यूज कर लिया, बेसिक पे जो हमारी बेसिक सैलरी थी और हमारा जो कमीशन था। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी हमने सॉल्व कर लिया। हमारा क्वेश्चन हो गया जी खत्म। इसका टोटल कर दो, 19,493। ये क्या आया आपका, ये आया आपका टैक्सेबल पोर्शन। अब आरपीएफ से रिलेटेड ही, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन एक और हम करते हैं सो डेट क्लैरिटी हो जाए। आप चाहो तो ट्राई खुद कर सकते हो, ठीक है। सेम डिटो जो हमने अभी किया ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, अमाउंट्स अलग है बस। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, कंप्यूट टैक्सेबल पार्ट ऑफ एनुअल एक्रीशन फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है। एनुअल एक्रीशन मतलब वही कहता है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड निकालो, आपको सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया। कमीशन कितना, 1%। कहता है कमीशन एट द रेट 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ 80 लाख अचीव्ड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आपको ओरिजिनल जो कमीशन है वो तो 80,000 दिया हुआ है, ओरिजिनल जो कमीशन है वो 80,000 दिया हुआ है। और कहता है कि जो टर्नओवर बेसिस पे ना, टर्नओवर वाला वो सिर्फ 1% है। 1% किसका, 80 लाख का, ठीक है। 80 लाख का 1% किस पे है, टर्नओवर बेसिस पे है कमीशन, और बाकी बेसिक सैलरी गिवन है। फिर कहता है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना आरपीएफ में, वो 7,000 रुपये महीना कर रहा है, 7,000 पर मंथ। फिर कहता है कि जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा रहा है आरपीएफ के बैलेंस में वो 12% किया जा रहा है, एंड दैट इज 72,000। तो देखो जी ये क्वेश्चन कैसे होगा, कुछ नहीं करना, सेम जैसे हमने पहले किया है सेम वैसे करना है। ये पहले तो आएगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही, टू आरपीएफ कितना जी, 7,000 रुपये महीना। अब देखो ऊपर आपने नोट किया हो, हमने अभी क्वेश्चन किया था जो इससे पहले, उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था वो परसेंटेज में दिया हुआ था, 13% ऑफ सैलरी है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि 7,000 रुपये महीना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो वो कैसे ही दे सकता है, किसी भी तरीके से दे सकता है। तो पर महीना है, महीने के हिसाब से तो हम पर एनम निकाल लेंगे इंटू 12 करके, डेट इज 84,000, ठीक है। अभी ये हमारी फाइनल अमाउंट नहीं आई, अभी इसमें से हमने एग्जम्पशन देनी है। कितनी एग्जम्पशन देनी है, एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है वो तो पूरी तरह से एग्जम्प्टेड होता है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% तक, 12% किसका, सैलरी का, 12% तक एग्जम्पशन होती है। जितना एक्सीड करेगा उससे उतना टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखो इसमें एग्जम्पशन कैसे निकालोगे, एग्जम्प्टेड 12% ऑफ सैलरी।
अब सैलरी का मीनिंग आपको पता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जब हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए एंटर वाला, ठीक है, प्लस कमीशन, कौन सा, जो टर्नओवर बेसिस पे है। ये आपका क्या है, आरपीएफ की सैलरी, ठीक है। ये याद रखना है कि कौन से प्रोविजन के लिए हम सैलरी कौन सी ले रहे हैं। अब ये सैलरी हर, जैसे अभी आप इनकम फ्रॉम सैलरी कर रहे हो तो इसमें पहला अपना कंसेप्ट आया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का। इससे भी पहले वो था इफ सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, इफ सैलरी इज ड्यू फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, है ना। तो उसके बाद आया आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो इसके बाद फिर अलाउंसेस आएंगे सारे, इसके बाद फिर परक्यूजिट्स आएंगी, फिर ग्रेचुटी, फिर पेंशन, फिर आपके फुल फ्लेज क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जब अलाउंसेस आएंगे, जैसे हाउस रेंट अलाउंस आएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो पर्क्स आएंगे आगे, है ना, रेंट फ्री अकोमोडेशन, काफी सारी पर्क्स हैं, कार और भी हैं। तो उसमें जो सैलरी, इनमें जो सैलरी का यूज होगा वो क्या होगा, अलग अलग होएगा। तो आरपीएफ के लिए आपने सैलरी जो है वो याद करनी है, बेसिक सैलरी, डीए सिर्फ एंटर वाला लोगे और कमीशन सिर्फ टर्नओवर बेसिस वाला ले लोगे, ठीक है। तो 12% हम सैलरी का कर देंगे। अब सैलरी का मीनिंग आपको पता है कि एक तो बेसिक सैलरी ले लेंगे जो कि आपको गिवन है ये, एक कमीशन सिर्फ टर्नओवर बेसिस वाला लेंगे। अब इसमें कहता है कि जो कमीशन ही दिया हुआ है अचीव कर रहा है ये 80 लाख रुपीज का, इसमें से सिर्फ 1% ही टर्नओवर वाला है। 80 लाख में से सिर्फ 1% ही क्या है, टर्नओवर वाला है। तो 80 लाख का 1% 80,000 होता है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से क्रॉस चेक करने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए। तो 1% 80,000 हो गया और एक सैलरी होगी 48,000 रुपये महीना। तो 48,000 ये पर महीने की दी हुई है, तो साल की निकालोगे तो 48,000 इंटू 12 डेट इज 5,76,000, 5,76,000, ठीक है। ये 48,000 रुपये महीना थी, 12 से इंटू किया, साल की निकालेंगे, ये आ गया। और फिर आपको पता है सैलरी में, आरपीएफ की सैलरी में और क्या लेते हैं, डीए लेते हैं। डीए तो इसमें भी नहीं दिया हुआ, पहले वाले क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ था। डीए भी एंटर वाला लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कमीशन टर्नओवर बेसिस वाला, तो जो सिंपल कमीशन है वो 80 लाख का है और 1% इसका 80,000। आपके पास जो सैलरी आ जाएगी वो आ जाएगी 6,56,000, ठीक है। फिर अब इसका 12% करोगे आप, सैलरी कितनी आई, 6,56,000। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ब्रैकेट में आपकी सहूलियत के लिए, इसका 12% करना है। तो इसका 12% करोगे तो आपका आ जाएगा 78,720। तो ये क्या हो आया आपका एग्जम्प्टेड अमाउंट, ठीक है। ये ओरिजिनल था 84,000, ये इतना एग्जम्पशन आ गया, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो बाहर क्या आ जाएगा आपका टैक्सेबल पोर्शन, ठीक है। अभी और क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है आरपीएफ के बैलेंस में, कितना, 12%, 72,000। तो ये भी, इसको भी कर दो सॉल्व। इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है कितना, 12% पर एनम, कितना है ये, 72,000। एग्जम्प्ट कितना होगा, कितना होता है जी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड में एग्जम्पशन कितनी है, 9.5%। 9.5% किसका करोगे, ये जो आपको अमाउंट दी हुई है ना, कहते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ बैलेंस, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बैलेंस एट द रेट 12% पर एनम इज 72,000। कोई अमाउंट थी उसका 12% किया, 72,000 आ गया। तो ये जो अमाउंट है ये क्या है, 12%, किसी अमाउंट की 12% ये अमाउंट है 72,000। कोई यहाँ पे अमाउंट थी एक्स मैंने अज्यूम कर लिया, उसका मैंने 12% किया, तो मेरे पास क्या आ गया, 72,000। ओरिजिनल अमाउंट यहाँ से निकल जाएगी आपकी, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो।
ये कटिंग करके कितना आ जाएगा 6 लाख। यही थी जी ओरिजिनल अमाउंट। अब इसका कैलकुलेटर से 12% कर लो, 12% करोगे तो यही आ जाएगा 72,000, 6 लाख का। पर ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, ये समझाने के लिए वैसे ही निकाल दिया मैंने फ्लो में। तो आपको ये बताया कि ये जो अमाउंट है 72,000 ये 12% है और आपने 9.5% एग्जम्प्ट करना है। तो 9.5% ऊपर लिख दो और 12% नीचे लिख दो। 12% है ना ये अमाउंट 72,000 और 9.5% तक एग्जम्पशन है सिर्फ, तो मैंने ऊपर लिख दिया 9.5%। इसका ये करोगे तो आपका आ जाएगा 57,000। ये एग्जम्प्टेड आया आपका एग्जम्पशन, ठीक है। ये ओरिजिनल थी 72,000, ये एग्जम्पशन निकली। अब टैक्सेबल बाहर इसको माइनस करके निकलेगा 15,000। टोटल कर दो इसका, $20,280। ये क्या आ गया आपका टैक्सेबल पोर्शन। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो अभी चलते हैं एक और अगले क्वेश्चन पे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद फिर सॉल्व करके आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो मेरी एडवाइस है कि मेरे क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पॉज करके अपने लेवल पे इस क्वेश्चन को रीड करो। जितना अपने लेवल पे समझ आ रहा है उतने अपने लेवल पे इसको क्या कर लो, रीड कर लो, अच्छे से समझ लो जितना समझ आ रहा है। इसका फायदा ये है कि जब हम खुद से चीजें पढ़ते हैं तो हमारा जो माइंड है वो क्या होता है, खुलता है। चलो देखो इसमें क्या है, मिस्टर ए ज्वाइंड ए न्यू जॉब ऑन, कहते जो मिस्टर ए है वो नई जॉब ज्वाइन करता है 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को एट ₹15,000 पर मंथ, 15,000 रुपये महीना वो 1 अप्रैल 2019 को जॉब ज्वाइन करता है। कौन? मिस्टर ए। और आगे कहता है ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब कि जो उसकी सैलरी ड्यू हो रही है, यानी उसको जो सैलरी मिल रही है वो मंथ के लास्ट में मिल रही है। तो ये लास्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ये तो मैं आपको इनकम टैक्स लॉ में इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर पार्ट 1 में करा चुकी हूँ, ठीक है। तो जो पंगा होता है वो किसमें आता है, अगर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आ जाए तो लास्ट डे ऑफ द मंथ यानी कि जिस महीने में काम कर रहा है उसी महीने में उसको सैलरी मिल रही है, उसी महीने में उसकी सैलरी ड्यू हो रही है, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। आगे कहता है ही स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू URPF। अब ये URPF क्या होता है, ये भी एक कैटेगरी है प्रोविडेंट फंड की, प्रोविडेंट फंड, प्रोफी लिख दिया, प्रोविडेंट वी, ठीक है। तो इसमें आपका एक तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आ जाता है, एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड URPF, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो आप अब क्वेश्चन पुट करोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस कुछ नहीं होता, इसमें भी RPF में भी जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हैं दोनों, 2,000 का एम्प्लॉय 2,000 का एम्प्लॉयर, RPF में भी, इसमें भी और URPF में भी। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि नाम से ही पता चल रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसमें जो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में PF में पैसा डालता है, कंट्रीब्यूशन करता है, वो क्या करता है, अनरिकॉग्नाइज्ड तरीके से करता है, ठीक है। मतलब ये प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं होता, जैसे कि जो लॉ है ना PF से रिलेटेड कि आपने एम्प्लॉय का जो PF अकाउंट मेंटेन करना है वो ऐसे ऐसे करना है, ये प्रोविजन है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो क्या है, वो प्रोविजन को फॉलो नहीं करता, बस ऐसे ही अनरिकॉग्नाइज्ड वे में एम्प्लॉय का PF मेंटेन करता है। लेकिन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड अकाउंट, PF अकाउंट क्या करता है, मेंटेन करता है। तो फिर इसके फायदे भी मिलते हैं इसे। फायदे कैसे कि एम्प्लॉयर
जितना कंट्रीब्यूशन करता है उसमें से 12% सैलरी का इसको क्या मिल जाती है, एग्जम्पशन मिल जाती है। और जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है आरपीएफ के बैलेंस में, उसमें भी उसे 9.5% तक क्या मिल जाती है, एग्जम्पशन मिल जाती है। तो रिकॉग्नाइज्ड वे में पीएफ मेंटेन कर रहा है तो फायदे भी मिल रहे हैं इसे। जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, इसमें वो अनरिकॉग्नाइज्ड तरीके से पीएफ को मेंटेन कर रहा है, तो इसमें किसी तरह की कोई एग्जम्पशन नहीं दी जाती। ठीक है, आप अपने चार्ट में अब टेबल में देखो इसको जाके, जहाँ पे ये प्रोविडेंट फंड का टेबल दिया हुआ है आपको, अब वो आपको टेबल समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पीएफ इसमें भी मेंटेन होता है एम्प्लॉय का, इसमें भी मेंटेन होता है, बस ये रिकॉग्नाइज्ड है, ये अनरिकॉग्नाइज्ड है। तो हम क्वेश्चन पे थे, कहते ही स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू यूआरपीएफ, उसने कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया यूआरपीएफ में, दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, कितना, 2500 रुपये महीना। और आगे कहता है हिज एम्प्लॉयर वाज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग द सेम अमाउंट। तो वो तो हमें पता ही है, वो तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझा ही दिया कि जितना एम्प्लॉय 2500 या 2000, जितने भी 5000, जितना एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, उतना ही सेम एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये चीज तो हमें पता ही है। तो क्वेश्चन में भी वही चीज कह रहा है कि हिज एम्प्लॉयर वाज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग दी सेम अमाउंट। ठीक है जी, ये बात तो हमें पता है। आगे कहता है द फंड वाज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम 1/8/2020। कहता है कि ये जो मिस्टर ए है, इसने 1 अप्रैल 2019 से जॉब ज्वाइन की, 15,000 रुपये महीना उसकी सैलरी है। जो उसकी सैलरी जो मिल रही है ना, उसे जिस महीने काम कर रहा है उसी महीने के लास्ट डेज में उसको सैलरी मिल जा रही है। और वो कंट्रीब्यूशन जो कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, और वो जिसका प्रोविडेंट फंड है वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, वो 2500 रुपये महीना कर रहा है। इतना ही उसका एम्प्लॉयर कर रहा है। 2500 अगर एम्प्लॉय कर रहा है तो इतना ही उसका जो एम्प्लॉयर है, कंपनी है, वो क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। आगे कहता है कि तो जो फंड है ना, ये वाला फंड कौन सा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कहता है द फंड वाज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम 1 अगस्त 2020। अभी तक वो यूआरपीएफ में मेंटेन कर रहे थे प्रोविडेंट फंड को, पीएफ का जो अकाउंट है अनरिकॉग्नाइज्ड वे में मेंटेन किया जा रहा था। तो कहता है कि ये जो फंड है वो रिकॉग्नाइज्ड हो गया, यूआरपीएफ से आरपीएफ हो गया। बोल रहा है ना, देखो इसमें यूआरपीएफ में 2500 रुपये महीने के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहा है, उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगली लाइन में बोल दिया कि जो द फंड वाज रिकॉग्नाइज्ड, क्या हो रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड मतलब आरपीएफ में कन्वर्ट हो रहे हैं। कब से, 1 अगस्त 2020 से। ठीक है जी। आगे कहता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग 2019-20 एट द रेट ऑफ 11% वॉज इतना, एंड फॉर द पीरियड दिस वॉज 3,300। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड जो अभी तक हमने निकाला पिछले क्वेश्चंस में भी, वो जो 19-20 का है ना, 19-20 का वो बता रहे हैं 11%, 4,400 दिया हुआ है। और फिर 2019-20 के बाद तो आपको पता है मार्च में ये खत्म हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर हमारा, तो अप्रैल 2020 से अपना न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा 20-21। तो कहता है कि जो 19-20 का जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा रहा है वो 11% किया जा रहा है। 11% कितना, वही अमाउंट थी उसका 11% निकाला, 4,400 इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा रहा है। एंड फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 तक जो इंटरेस्ट है वो दे दिया इन्होंने 3,300। ठीक है, यानी जो मतलब 11% ये यहाँ पे बात कर रहा है 4,400 की, वो ही बात ही यहाँ पे कर रहा है। मतलब कोई अमाउंट थी 19-20 का, जब इंटरेस्ट निकाला कोई अमाउंट थी, 11% किया तो इतना आया। और जब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 का जब इंटरेस्ट निकाला, मतलब उसका 11% किया तो इतना अमाउंट आ गया। ठीक है, ये 11% इसके लिए भी यूज किया गया है और इसके लिए भी यूज किया गया। अब अगर आपने ध्यान दिया हो
कि ये जो इंटरेस्ट दिया हुआ है 4400 का, ये तो आपको 19-20 यानी ये पूरे 12 महीने का दिया हुआ है, 1 साल का। और ये जो आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है 3300, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का दिया हुआ है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का, है ना। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जून 2020 तक आपको ये जो इंटरेस्ट गिवन है 3300, काउंट कर लो, ये 4 ही मंथ बने, तो ये सिर्फ आपको 4 महीने का इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो देखते हैं अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे इसे। अभी तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे क्या कहता है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड बैलेंस टू यूआरपीएफ टू आरपीएफ। कहते हैं कि कंप्यूट करो, कंप्यूटेशन निकाल लो। क्या निकालना है? अमाउंट निकालो जितना बैलेंस ट्रांसफर किया गया है यूआरपीएफ से आरपीएफ में एज ऑन 1 अगस्त 2020। ये तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि ये जो फंड्स हैं ये रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं 1 अगस्त 2020 को। तो वही कह रहे हैं कि पहले तो वो यूआरपीएफ में मेंटेन कर रहा था और फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मेंटेन, उसका प्रोविडेंट फंड होने लगा 1 अगस्त 2020 से। तो वही कह रहा है कि पहले यूआरपीएफ में उसका पीएफ मेंटेन हो रहा था, फिर आरपीएफ में उन्होंने कन्वर्ट किया। कब कन्वर्ट किया? ये 1 अगस्त 8 लिख देती हूँ मैं, है ना, 1 अगस्त 2020। तो यही कह रहा है कि ये जो यूआरपीएफ पहले तो इसी में मेंटेन हो रहा था ना, तो इसी से तो ये पैसा इसमें ट्रांसफर होएगा ना आरपीएफ में। तो कहते हैं कि कितना अमाउंट होएगा वो निकाल लो। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड बैलेंस ऑफ यूआरपीएफ टू आरपीएफ एज ऑन 1 अगस्त 2020 पे इस डेट पर कितना बैलेंस ट्रांसफर होएगा यूआरपीएफ से आरपीएफ में एंड इट्स टैक्सेबल पोर्शन। और कहते हैं कि टैक्सेबल पोर्शन निकालो। देखो अब कैसे होएगा ये क्वेश्चन। और जो दिमाग वाले हैं वो इस क्वेश्चन को खुद ट्राई ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद नहीं होगा, ठीक है। तो पहले ही बता रही हूँ मैं, खुद क्वेश्चन नहीं होगा। इसके बाद सेम ऐसा ही डिट्टो क्वेश्चन दे दूंगी प्रैक्टिस के लिए, वो ट्राई कर लेना। देखो जी, पहले कहते हैं कि कंप्यूट करो कि कितना बैलेंस ट्रांसफर होगा यूआरपीएफ से आरपीएफ में। तो पहले तो हम यही निकाल लेते हैं, टैक्सेबल पोर्शन बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा, ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 19-20, ठीक है जी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2500 रुपये महीना। अभी देखते जाओ, अभी तो मैं लिख रही हूँ, समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। देखो हम क्या निकाल रहे हैं, बेसिकली हम ये निकाल रहे हैं कि जी यूआरपीएफ से आरपीएफ में कितना बैलेंस ट्रांसफर होएगा। अब यूआरपीएफ में तो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है और एम्प्लॉय भी कर रहा है। तो आप के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो पिछले क्वेश्चन किए उसमें तो हमने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो लिया ही नहीं, हम तो सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेते थे और उसमें से एग्जम्प्ट करते थे 12% सैलरी का और बाहर टैक्सेबल लिख देते थे। तो वो चीज तो इसमें निकाल लेंगे अभी हम टैक्सेबल पोर्शन में, अभी वो चीज तो इसमें टैक्सेबल पोर्शन में क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अभी हम सिर्फ इतना निकाल रहे हैं कि यूआरपीएफ से बैलेंस कितना जाएगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में।
अब उसमें तो भाई एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है, और जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा रहा है बैलेंस में वो भी आ जाएगा। तो इस करके मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी लिखा। अब यहाँ पे आप एग्जम्पशन नहीं दोगे, देखो इसमें तो एग्जम्पशन होती ही नहीं एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन में, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में होती है कितने परसेंट, 12% सैलरी का। अभी वो चीज हम टैक्सेबल पोर्शन में निकालेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना निकाल रहे हैं कि यूआरपीएफ से आरपीएफ में कितना बैलेंस ट्रांसफर होगा। तो अभी तो चुपचाप देखते जाओ कैसे होएगा ये। और फिर 19-20 में एक तो यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूशन हो रहा है 2500 रुपये महीना, एम्प्लॉय भी कर रहा है और उतना ही कह रहा है कि एम्प्लॉयर भी सेम कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो 2500 ही एम्प्लॉय कर रहा है, तो आपको तो ये पता ही है सेम ही होता है, जितना एम्प्लॉय डालता है उतना ही एम्प्लॉयर डालता है अपनी तरफ से। तो 2500 महीने का तो इंटू 12 कर दिया, 30,000 आ गया। एम्प्लॉयर भी तो सेम ही डाल रहा है, बोल रहे ना लाइन, हिज एम्प्लॉयर वाज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग द सेम अमाउंट, तो उसका भी 2500 इंटू 12 कर दिया, 30,000 आ गया। अब इंटरेस्ट भी क्रेडिट किया जा रहा है जी, इंटरेस्ट भी क्रेडिट किया जा रहा है 19-20 को, 2019-20 को कितना, 11%, कितना 4400, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा रहा है 11%, 4400, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या होगा। अभी 19-20 का था, अभी हमें 2020 के हिसाब से भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक इंटरेस्ट हमें क्या दिया हुआ है, स्टेट का दिया हुआ है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि 19-20 का तो हमने प्रीवियस ईयर का ये बैलेंस लिख दिया। अब जो उसका जो रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, पीएफ रिकॉग्नाइज्ड में जा रहा है, वो 1 अगस्त 2020 को जा रहा है, 1 अगस्त 2020 को, ठीक है। तो ये 19-20 प्रीवियस ईयर, तो 19 का अप्रैल और 20 का मार्च, तो यहां तक ही गया ये अपना मंथ, अप्रैल टू मार्च। अब इसके आगे अप्रैल 2020 शुरू हो गया, अप्रैल 2020 से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कितना जा रहा है उसका, कब जा रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 1 अगस्त 2020 को। तो ये कब तक, 31 जुलाई 2020, ठीक है जी, 31 जुलाई 2020। तो ये आपका जो ये प्रीवियस ईयर यहाँ पे जाएगा, प्रीवियस ईयर जो आपका जाएगा यहाँ पे कितने मंथ का जाएगा, 4 मंथ्स का, ठीक है जी। पहले तो डेट देखो, डेट कैसे ली मैंने, यहाँ पे प्रीवियस ईयर 19-20 के हिसाब से निकाला, 19-20 यानी अप्रैल में शुरू हुआ, मार्च में खत्म हुआ, मार्च से आगे अप्रैल 2020 आएगा, मैंने यहाँ पे लिख लिया ये अप्रैल 2020। इसके बाद यहाँ पे 31 जुलाई 2020 क्यों लिखा, इसका क्या लॉजिक है। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में कि जो उसका यूआरपीएफ से आरपीएफ में जो उसका प्रोविडेंट फंड अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है वो 1 अगस्त 2020 को हो रहा है, 1 अगस्त 2020। तो अप्रैल से लेके जुलाई तक ही रहा उसका यूआरपीएफ में अप्रैल से लेके 2020 की बात कर रही हूँ, 19-20 में तो ये आ गया उसका बैलेंस यूआरपीएफ का। अब 2020 के अकॉर्डिंग 1 अगस्त 2020 को, क्योंकि उसका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर हो रहा है, तो उससे पहले कितने महीने आए आपके पास 2020 के, अप्रैल से जुलाई तक के कितने बने, 4 महीने। इसका भी वही एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वही 2500 इंटू, देखो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि 2500 कैसे आया, अरे वो कंट्रीब्यूशन तो 2500 रुपये महीना ही कर रहा है ना, चेंज क्या हुआ है, बस चेंज यही हुआ है कि पहले अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में उसका जो पीएफ का अकाउंट है वो मेंटेन हो रहा था, अब यूआरपीएफ से आरपीएफ में मेंटेन होने लग गया, कंट्रीब्यूशन तो उतना ही कर रहा है 2500 का, तो 2500 इसीलिए इंटू, अब क्या यहाँ पे जैसे इंटू 12 किया वैसे कर दोगे, 12 तो करोगे ही नहीं, कितने करोगे, इंटू 4, क्योंकि ये 4 महीने के लिए निकाल रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है। तो जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं
₹2500 महीना, तो वो 4 महीने के हिसाब से लेंगे, 12 महीने का क्यों लेंगे, गलत हो जाएगा वो। आपको जो डेट्स है ना वो ध्यान ये रखनी है कि जो अपना फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च जाता है, ठीक है। यहाँ पे 19-20 की बात की गई है, देखो यहाँ पे डेट 1 अप्रैल 2019, और यहाँ पे जो ये रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है यूआरपीएफ से आरपीएफ में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका पीएफ का अकाउंट, वो 1 अगस्त 2020 को किया जा रहा है। तो एक तो 19-20 ये हो गया, 19-20 है ना, तो ये आपका अप्रैल 2019 से मार्च 2020, इसके बाद भी तो महीने आते हैं ना, अप्रैल आता, लेकिन ये क्या हो गया, अगला फाइनेंशियल ईयर हो गया, 2021 हो गया है ना, 2021 में चला गया। तो अप्रैल 2020 से हमने ये 31 जुलाई तक ही क्यों लिया, क्योंकि अगस्त में उसका फाइनली ट्रांसफर किया जा रहा है यूआरपीएफ से आरपीएफ में, इसलिए हमने यहाँ पे, इसलिए ये जो हमारा ये जो 2021 का जो अपना फाइनेंशियल ईयर है वो सिर्फ 4 मंथ का ही यहाँ पे आएगा। तो 2500 इंटू 4 10,000, उतना ही तो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वही 4 महीने का 10,000, ठीक है जी। यहाँ पे अब इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना हो रहा है 11%, 2019-20 में तो 4400 ये हमने कर दिया यहाँ पे, और 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच में जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा रहा है 11% के हिसाब से 3300 किया जा रहा है, 3300। तो ये आपको जो इंटरेस्ट दिया हुआ 3300, ये कब दिया हुआ है, कब का दिया हुआ है, ये अप्रैल से जुलाई तक का, और हम ये क्या निकाल रहे हैं, अप्रैल से जुलाई तक का ही निकाल रहे हैं, 4 महीने के हिसाब से। तो ये आप ये वाला इंटरेस्ट आप यहाँ पे लिख दोगे 3300, ठीक है, ये भी 11% के हिसाब से ही है। अब इसका क्या कर दो आप, इसका टोटल कर दो, 30,000 प्लस 30,000 प्लस 4,400 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 3,300 आ जाएगा आपका 87,700। ये क्या है आपका ट्रांसफर बैलेंस, क्या आया जी, टू आरपीएफ, इतना बैलेंस ट्रांसफर होएगा जी आरपीएफ में, ठीक है। ये तो हमने क्या चीज निकाल ली है, जो हमें ये चीज दी हुई थी कि जी कंप्यूट करो कि अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा यूआरपीएफ से आरपीएफ में। तो इसमें जब हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस को, तो इसमें तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी आएगा, एम्प्लॉयर का भी आएगा, इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया जा रहा है इन बैलेंसेज में वो भी लिखोगे आप। तो ये टोटल ये इतना 87,700 क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा यूआरपीएफ से आरपीएफ में। अभी हम क्या निकालेंगे, टैक्सेबल पोर्शन। अभी जो पिछले क्वेश्चंस में हमने टैक्सेबल पोर्शन ही निकाला था, अब आएगी वो चीज। तो आपको पता है प्रीवियस ईयर 19-20 से शुरू हो रहा है, मैंने ये यहाँ पे फुल फ्लेज लिखा ना, पूरा लिखा ना प्रीवियस ईयर, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, समझ जाना आप। तो इसमें आपको अच्छा खासा पता है कि इसमें हम एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन तो लिखते ही नहीं, क्योंकि वो तो टैक्सेबल नहीं होता। एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, एग्जम्प्टेड होता है। टैक्सेबल किसका होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, वो भी 12% से जितना ऊपर जाएगा उतना टैक्सेबल होएगा, 12% तक तो टैक्सेबल नहीं होता, 12% तक तो एग्जम्पशन दी है प्रोविजन में, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, चाहे क्वेश्चन में से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, यहाँ पे तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है,
क्वेश्चन में से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, एक ही बात है। 2500 रुपये महीना, 2500 रुपये महीना एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉयर भी सेम कर रहा है, वो ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग द सेम अमाउंट। तो वही 2500 इंटू 12, यहाँ से सीधे अमाउंट लिख लो 30,000। ठीक है जी। अब इसमें से करना है एग्जम्प्टेड लेस। कितना आपको पता है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है उसका 12% सैलरी का एग्जम्प्ट होता है, सैलरी का 12% ऑफ सैलरी। अब आपको पता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो हम सैलरी लेते हैं, एक तो बेसिक सैलरी लेते हैं, एक डियरनेस अलाउंस दैट इज डीए एंटर वाला लेते हैं, और एक कमीशन टर्नओवर बेसिस पे लेते हैं, है ना। तो इसमें ना तो आपको डीए दिया हुआ है और ना ही कमीशन दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी दी हुई है कि वो जो पर महीने जो सैलरी अर्न कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 15,000 रुपये महीना। ठीक है, बस सिर्फ ये दिया हुआ है, ना डीए दिया हुआ है एंटर वाला, ना कमीशन दिया हुआ टर्नओवर वाला। तो जितना जितना आपको गिवन है उतना ले लो, जितनी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है सैलरी से रिलेटेड, दैट इज ओनली बेसिक सैलरी इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो सिर्फ उसको ले लो। 15,000 रुपये महीना है, उसको इंटू 12 करो, 1,80,000 आ जाएगा। अब आपकी जो आरपीएफ के लिए जो सैलरी है वो कितनी आ गई, 1,80,000। ठीक है, कमीशन दिया नहीं हुआ, डीए दिया नहीं हुआ, बेसिक सैलरी दी हुई है सिर्फ, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 1,80,000 सैलरी आ गया आपकी आरपीएफ के लिए। उसका 12% कर दोगे आप तो वो उतना आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, 1,80,000 का 12%। $8,400 टैक्सेबल आ जाएगा। अब इसके बाद इंटरेस्ट भी तो क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया जा रहा है 19-20 का निकाल रहे हैं ना अभी हम ये, तो 19-20 में इंटरेस्ट देखो 4,400, 11%। कितना, 4,400। एग्जम्प्टेड आपको पता है कैसे निकालते हैं, आपको ये 11% निकाल के दिया हुआ है, 4,400 11% निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो एग्जम्प्टेड होता है, एग्जम्पशन जो दिया है वो 9.5% की है। तो ये 4,400 11% दिया हुआ है, तो डिवाइडेड में तो 11 आ जाएगा। एग्जम्प्ट कितना करना है, 9.5%, तो 9.5 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कर दो भी कैलकुलेटर से, 3,800। टैक्सेबल कितना, 600। तो ये तो हो गया हमारा 19-20 का। अभी ये 2020 का ये भी तो निकालना पड़ेगा ना, जो आरपीएफ में बैलेंस कन्वर्ट हो रहा है वो 1 अगस्त 2020 को हो रहा है ना। अभी 19-20 का निकाला है, तो 2020-21 का भी निकालना पड़ेगा, अगस्त तक का, अप्रैल से लेके अगस्त तक का। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था 4 महीने का, 4 महीने का ही निकलेगा ना, क्योंकि आरपीएफ में जो कन्वर्ट हो रहा है उसका पीएफ अकाउंट वो 1 अगस्त 2020 को हो रहा है। ठीक है, तो 19-20 के बाद 20-21 में अप्रैल से लेके मार्च तक में, अप्रैल से लेके जुलाई तक जाएगा ये, क्योंकि अगस्त में इसका बैलेंस जो प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट पीएफ अकाउंट है, वो आरपीएफ में हो रहा है। तो 4 महीने ही आएंगे बस 20-21 के, दैट इज अप्रैल टू जुलाई, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। प्रीवियस ईयर फोर मंथ, कब से कब तक, अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक, 4 महीने बने। इसमें तो हम टैक्सेबल पोर्शन निकाल रहे हैं, तो सिर्फ एम्प्लॉयर का क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉई का तो एग्जम्प्टेड होता है पूरा, तो उसका लिखने का फायदा क्या। अब इसका आपको पता है कि जो प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो तो 2,500 का ही हो रहा है, बस फर्क इतना है कि पहले यूआरपीएफ में कर रहा था वो, अब आरपीएफ में कर रहा है। कर तो अभी भी 2,500 ही रहा है,
तो आप यहाँ से उठा लो, ये निकाला हुआ है ऑलरेडी, चाहे क्वेश्चन में से उठा लो, जाएगा 4 महीने का इंटू 4, 2500 इंटू 4 है ना, 10,000 ही लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट। ये 10,000 लिख दिया मैंने। अब इसमें से एग्जम्प्ट करो 12% ऑफ सैलरी। सैलरी अभी ऊपर बताई मैंने कैसे निकलेगी, दोबारा नहीं बताऊंगी, ठीक है। कमीशन टर्नओवर बेसिस पे दिया नहीं हुआ, डीए एंटर वाला दिया नहीं हुआ, बेसिक सैलरी दी हुई है, सिर्फ इसको ले लोगे 15,000 रुपये महीना इंटू 12 कर दोगे, सैलरी आ जाएगी आपकी आरपीएफ के लिए। उसका 12% कर दो, कितनी आई थी, 15,000 इंटू 12, 1,80,000, उसका 12% कर दोगे आप। पक्का सैलरी ऐसी निकाल लोगे इसमें, 15,000 रुपये महीना जो दी हुई है इसको इंटू 12 करके। सोच लो वीडियो पॉज करके, मैंने तो चलो बोल दिया है ना, आपको वो करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आप ये चीज देखो, वो मैंने जानबूझ के बोला क्योंकि ऊपर भी तो ऐसी निकाली थी हमने सैलरी आरपीएफ के लिए। हमें पता है कि जो डीए है वो एंटर वाला लेते हैं, कमीशन टर्नओवर बेसिस वाला लेते हैं और बेसिक सैलरी लेते हैं। तो ना कमीशन दिया हुआ ना डीए दिया हुआ, सिर्फ बेसिक सैलरी दी हुई है। तो ये तो हम 19-20 के लिए निकाल रहे थे, तो इसमें तो पूरा साल ही जा रहा था, पूरा साल जा रहा था, यानी कि 12 के 12 महीने अपने लग रहे थे। लेकिन इसमें देखो ना आप, सिर्फ 4 महीने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 12% करोगे आप सैलरी का, तो यहाँ पे क्या सैलरी 12 महीने की लोगे? नहीं जी, सिर्फ 4 महीने की सैलरी आपकी 15,000 रुपये महीना है। 15,000 रुपये महीना है ना, तो ये सिर्फ 4 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें जो आप सैलरी लोगे वो बेसिक सैलरी इंटू 4 करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 महीने की बात हो रही है। 4 महीने के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 15,000 इंटू 4 कितना, 60,000। अब इसका 12% करोगे आप, इस 60,000 का क्या करोगे, 12% करोगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऊपर 19-20 में 12 के 12 महीने लग रहे थे हमारे, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो 1 अगस्त को तो उसने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट ही कर दिया। तो अप्रैल से जुलाई 4 महीने, तो 4 महीने के हिसाब से ही आप यहाँ पे ये जो सैलरी है, ये वाली सैलरी लोगे यहाँ पे आरपीएफ के लिए, फिर उसका 12% करोगे। तो आपकी यहाँ इस केस के लिए जो सैलरी है वो 60,000 आ जाएगी, ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। और ऊपर 180,000, उसका 12% करोगे। यहाँ पे 4 महीने यूटिलाइज हो रहे हैं, तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करोगे 15,000 को, 60,000, और इसका फिर 12% कर दोगे, दैट इज 7,200। 7,200 ये टैक्सेबल कितना चला जाएगा बाहर, 2,800, ठीक है। इंटरेस्ट भी तो क्रेडिट करना है ना, उसमें भी एग्जम्पशन देनी है। इंटरेस्ट क्रेडिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 11%। ये क्या है, 4 महीने का, अप्रैल 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 तक। तो ये यहाँ पे 19-20 का दिया हुआ है 4,400, और ये अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है वो 3,300, ठीक है, 3,300। 11% ही हो रहा है, ये 11% ही है। एग्जम्प्ट तो आपको पता है कैसे करना है, एग्जम्प्ट कर दो, 9.5% एग्जम्प्ट होता है। और ये कितना परसेंट, 3,300, ये अमाउंट कैसे आया, कोई अमाउंट थी उसका 11% किया, 3,300 आ गया, ठीक है। तो ये डिवाइडेड में 11%, डिवाइडेड में अब 11%, क्योंकि ये जो अमाउंट आया 3,300, कोई अमाउंट थी उसका 11% किया और ये इंटरेस्ट इतना क्रेडिट कर दिया। तो एग्जम्पशन प्रोविजन में है 9.5% तक की। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2,850, टैक्सेबल कितना, 450। टोटल कर दो इसको,
किस किस का टोटल? इनका 12,250। अब आपका ये क्या आया है? टैक्सेबल पोर्शन। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ट्रांसफर बैलेंस, जो बैलेंस ट्रांसफर किया गया ना उसका टैक्सेबल पोर्शन आया ये। अब सेम इसी से रिलेटेड जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो भी ले लो। वीडियो बंद करने के बाद सेम जो अभी मैंने ये करवाया क्वेश्चन, सेम इसी का डिटो क्वेश्चन है, बस डेट्स चेंज है और अमाउंट्स चेंज है और कुछ डिफरेंस नहीं है। लो जी, और ये क्वेश्चन ट्राई करना, सेम जैसे अभी मैंने कराया ना सेम वही है। इस क्वेश्चन में ना एक गलती है, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप अगर आपको समझ में आया होगा ना, ये जो मैंने आपको समझाया अगर ये समझ में आया होगा तो आप वो खुद समझ जाओगे क्वेश्चन में गलती क्या है। मैं हिंट दे देती हूँ कि कहाँ गलती है। जो तीसरी लाइन है ना, थर्ड लाइन है, उसमें मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। ठीक है, अब वो आप खुद पकड़ो कहाँ पे मिस्टेक है।